ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अजीत पवार का प्लेन हादसे का शिकार कैसे हुआ, तकनीकी खराबी या पायलट की गलती, लैंडिंग की वजह क्या रही, ये हम आपको दिखाएंगे। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी अजीत गुट का क्या होगा, महाराष्ट्र से केंद्र तक कैसे सियासी समीकरण बदल सकते हैं, इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। हमारी तीसरी खबर में बात उस बर्फीली लैंडिंग की होगी जिसने आधी रात को जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा दिया। बर्फीले अटैक की वीडियो रिपोर्ट आपके सामने होगी और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, एक सपना अधूरा रह गया। लेकिन शुरुआत अजीत पवार के प्लेन क्रैश के साथ। बात सुन के ही हमको शौक ही लग गया है। मेरा एडमिशन और मेरा सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो 28 जनवरी की सुबह यह दुखद खबर देश के सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत दादा पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। मुंबई से बारामती जाते वक्त उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान की क्रैश लैंडिंग हुई और धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन से पवार परिवार गहरे सदमे में है। अजीत पवार के समर्थक, एनसीपी नेता और कार्यकर्ता सब शोक में डूबे हैं। इस बीच हादसे को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्या लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से यह हादसा हुआ? क्या पायलट की गलती से विमान हादसा हुआ? क्या मौसम और एयर स्ट्रिप के लिमिट का ध्यान रखा गया था? क्या पायलट ने लैंडिंग से पहले मेडे कॉल दी थी? अजीत पवार के विमान हादसे पर सवाल उठने की एक और बड़ी वजह है। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो लियोजेट 45 सीरीज का विमान था। इसकी ऑपरेटर कंपनी वीएसआर वेंचर्स है। वीएसआर वेंचर्स का इसी सीरीज का विमान साल 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज बारामती में लियोजेट 45 विमान के हादसे की है जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। दूसरी तस्वीर साल 2023 की है जब इसी विमान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हादसा हुआ था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। अब इन दोनों हादसों में कुछ चीजें बेहद कॉमन नजर आ रही हैं जिनका विश्लेषण हमने अपनी रिपोर्ट में किया है। अजीत पवार ने सुबह 8:18 पर लियोजेट 45 विमान से उड़ान भरी थी। उड़ान के वक्त हवा शांत थी और विजिबिलिटी 3000 मीटर थी। अजीत पवार विमान में मुंबई से बारामती चुनावी रैली के लिए जा रहे थे। 8:40 पर पायलट ने खराबी की आशंका व्यक्त की। इसके बाद 8:46 पर विमान क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान में धमाके के साथ आग लग गई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा। अजीत पवार के विमान में हादसे से पहले क्या हुआ था, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एयरक्राफ्ट ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच की रिपोर्ट दी थी। क्रू को रनवे नहीं दिखाई दे रहा था। पहले अप्रोच पे पायलट ने गो अराउंड यानी आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। गो अराउंड के बाद एयरक्राफ्ट से उसकी पोजीशन के बारे में पूछा गया। पायलट ने फिर रनवे 11 की फाइनल अप्रोच की। पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद पायलट ने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट को रनवे 11 पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। इसके बाद एटीसी ने रनवे 11 के पास आग की लपटें देखी। एटीसी को रनवे 11 के बाईं तरफ एयरक्राफ्ट का मलबा दिखा।
जमीन से टकराते ही पहले एक बड़ा धमाका हुआ, इसके बाद कुछ छोटे छोटे धमाके भी हुए। DGCA के मुताबिक ये एक टेबल टॉप रनवे है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ गया। दूसरे लैंडिंग के दौरान विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर जाकर टकरा गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जानकारी दी है कि विमान में लैंडिंग के वक्त दिक्कत आई थी, जिसकी जांच जारी है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है, उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है, तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। था। बारामती में भी विजिबिलिटी कम थी। मुंबई में भारी बारिश, कम विजिबिलिटी और गीला रनवे था। बारामती में भी दूसरी बार लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ। मुंबई की घटना में भी यही हुआ था, यानी आखिरी वक्त में प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ। तो उसी मॉडल का विमान और वही ऑपरेटर। फिर सवाल ये कि क्या मुंबई हादसे के बाद एयरक्राफ्ट और ऑपरेटर पर सेफ्टी ऑडिट हुआ? क्या मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल प्रोसीजर में सुधार लागू हुआ? क्या DGCA ने फ्लीट वाइड इंस्पेक्शन या स्पेशल ऑडिट कराया? जांच एजेंसियों को बताना चाहिए कि क्या पिछली जांच से कोई सबक लिया गया, क्योंकि ऑपरेटर कंपनी के मालिक तो कह रहे हैं कि ये 2023 की घटना पर बात करने का वक्त नहीं है। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने दिल्ली में VSR वेंचर्स के ऑफिस जाकर जांच की है। AIB की जो टीम है वो यहाँ पर VSR वेंचर्स के प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के इस वक्त लगातार दफ्तर में 2.5-3 घंटे से पूछताछ कर रही थी और अब यहाँ पर अपनी गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंट जब्त करने के बाद, अब यहाँ से वो टीम इस वक्त यहाँ निकल रही है। इस बीच अजीत पवार के प्लेन क्रैश का नया CCTV फुटेज सामने आया है। आपको बता दें, घटनास्थल के पास एक गांव में लगे CCTV कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इस फुटेज में कुछ सेकंड के लिए विमान हवा में उड़ान भरता हुआ दिखता है, इसके बाद जमीन पर गिर जाता है और फिर आग की लपटों का गुबार उठता नजर आता है। तो ये बारामती में हुए प्लेन क्रैश का सबसे नया CCTV वीडियो है, जो इस वक्त आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ ही क्षणों के भीतर ये बड़ा भीषण हादसा हो जाता है। प्लेन को उड़ते हुए और क्रैश होते हुए इन्हीं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस जगह क्रैश हुआ है वहीं नजदीक ये CCTV फुटेज वहीं से बरामद किया गया। डिप्टी CM अजीत पवार के साथ इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। अजीत पवार के अलावा मृतकों में कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी विदित जाधव और क्रू मेंबर पिंकी माली शामिल हैं। इन लोगों के घरों में भी मातम पसरा हुआ है। अजीत पवार की फैमिली के साथ इनके परिवार भी दर्द में डूबे हुए हैं। शांभवी के चाचा ने मुझे बोला, कहते थे मम्मी अजीत पवार का वो हुआ क्रैश, उसका घर में चीनी बुलाते, चीनी उड़ा जो फ्लाई करती है, सेम एयरक्राफ्ट का नाम आ रहा है। तो कभी बहुत कम मुझे लिखती थी, फोन पे बात कर लेती थी, वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। ये इनके छोटे बेटे का फ़ोन आया था 11 बजे के करीब कि ऐसा ऐसा हो गया है, तभी जानकारी आती रहती थी। बीच में जब उसके पापा आते थे तब आती थी, मम्मी पापा के साथ आती थी। 2 महीने 2.5 महीना पहले आधा घंटा हम सब परिवारों से मिल के उसे जाना था, किसी को संग में आई थी, उन्हीं को अटेंड करना था, इसके लिए फ़िलहाल वो चली गई। हाँ, फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसे हुआ है, तो मैं फ़ोन लगाया भाभी को,
जो वहाँ पे रो रही थी, बस इतना ही बोली कि मेरी पिंकी खो गई। तो हम समझ गए। फिर हमने न्यूज़ में देखा तो वही सब दिखा रहे थे। एक संयोग देखिए, अजीत पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। प्लेन क्रैश के बाद अजीत पवार के शव की पहचान भी उनकी घड़ी से ही हुई। घड़ी ही उनकी आखिरी पहचान साबित हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। ऐसे में शवों की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो पाया। अब कल सुबह 11 बजे बारामती में शव का अंतिम संस्कार होगा। इस बीच क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश की राजनीति के कद्दावर मराठा नेता थे, ऐसे में उनके निधन के बाद अब एनसीपी के भविष्य और महाराष्ट्र की मराठा राजनीति को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों की तरफ जाने से पहले अजीत पवार के निधन पर शुरू हुई साजिश वाली अटकलों के बारे में आपको बताते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हादसे की जांच होनी चाहिए। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सही मांग की है, जांच होनी चाहिए कि घटना हुई कैसे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी हादसे की जांच करे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल पूछा है कि यह दुर्घटना है या फिर साजिश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी कैसे हुई। विपक्ष के इन आरोपों, सवालों और शंकाओं पर सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Before a few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है, तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संजोग या साजिश, इसकी इंक्वायरी चाहता हूं कि बार बार इस तरह के हादसे की और इतने बड़े आदमी के साथ इतना बड़ा जुर्म, क्या है ये? क्या सही में प्लेन जब खराब था तो इतने डिप्टी सीएम के साथ फिर इस तरह के प्लेन? न्यूज़ सुनी, मतलब ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे अभी भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो गया है। उनका जाना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इतनी बड़ी आग कैसे लगती है कि पूरा, अभी मैंने जब तस्वीर देखी तो पूरा एकदम पूरा राख हुआ, बेचिराग जो शब्द है ना, उनसे राख हुआ। अब इसकी मैं बहुत सीबीआई हो जो भी एजेंसी उसकी बहुत गंभीरता से जांच कर। वैसे तो निधन की घड़ी में दुख दर्द के बीच राजनीति की बातें करना सही नहीं होता, लेकिन क्योंकि अजीत पवार सार्वजनिक जीवन में थे, एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे, ऐसे में अब उनकी पार्टी के नेता और समर्थक इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आगे एनसीपी का भविष्य क्या होगा। एनसीपी से महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? इस पर हमने राजनीति के जानकारों की राय के आधार पर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। समर्थकों के ये आंसू बताते हैं कि अजीत पवार का कद क्या था, महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार होने का मतलब क्या था। वैसे तो अजीत पवार के बाद एनसीपी की सियासत के बारे में बात करना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी और उनके समर्थकों के लिहाज से इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम के पद और उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर अलग अलग अटकलें चल रही हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो एक संभावना ये हो सकती है
कि एनसीपी से ही कोई और वरिष्ठ नेता पार्टी की कमान संभाले, जिस पर अजीत पवार के परिवार की भी सहमति है। एक संभावना ये भी है कि एनसीपी 2 गुटों में बंट सकती है। एक गुट बीजेपी के साथ जा सकता है, जबकि दूसरा चाचा शरद पवार का दामन थाम सकता है। कुछ लोग शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी में चले जाते हैं और कुछ लोग समझो भाजपा में शामिल होते हैं, तो महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक चित्र यानी कि एनसीपी का पूरा बदल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो नहीं बता सकेंगे कि जय पवार अपने पिता की जगह ले, हाँ वो विधानसभा जरूर पहुंच सकते हैं। हालांकि इन दोनों से अलग तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि एनसीपी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट भी हो सके, क्योंकि निगम चुनाव के बाद से चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के निगम चुनाव एक साथ लड़े थे। जिला परिषद का चुनाव भी साथ लड़ने की चर्चा थी। ऐसे में राजनीति के जानकार ये भी मान रहे हैं कि एकजुट होने के बाद अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एनसीपी के एकजुट होने के बाद शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार से सांसद सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत ऐसे वक्त हुई है जब उनकी पार्टी की शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की बात चल रही थी। तो ऐसे में यही लगता है कि दोनों पार्टियों के विलय की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसमें सबसे पहला नाम सुनेत्रा पवार का ही आता है और मुझे लगता है कि विलय के बाद भी पार्टी सुनेत्रा पवार का नाम ही सामने रखेगी। अगर दोनों एनसीपी एकजुट होती है तो इसका असर महाराष्ट्र के साथ केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अजीत पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा। ऐसे में अगर एनसीपी एकजुट हो जाती है तो महाराष्ट्र से लेकर केंद्र की राजनीति तक बड़ी उठापटक हो सकती है, क्योंकि एक साथ आने पर दोनों दलों की सियासी ताकत बढ़ जाएगी। मौजूदा वक्त में अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायक हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी के पास महाराष्ट्र विधानसभा की 10 सीटें। एनसीपी अजीत पवार के पास लोकसभा की 1 सीट है, जबकि शरद पवार की पार्टी के खाते में लोकसभा की 8 सीटें। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार के पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, तो शरद पवार की एनसीपी के पास राज्यसभा के 2 सांसद हैं। ऐसे में दोनों के साथ आने से महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। शरद पवार इस समय फिर से मराठा राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि अजीत दादा पवार नहीं है, तो मराठों की पूरी नज़र और महाराष्ट्र राजनीति में मराठों का बहुत असर है। वहाँ पर शरद पवार के ऊपर नज़र, और शरद पवार जैसा कहेंगे वैसा मराठा राजनीति शायद चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सारी अभी अटकलें हैं। आने वाले दिनों में ही महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी के भविष्य पर सही तस्वीर साफ हो पाएगी। प्लेन क्रैश के बाद बात एवलांच क्रैश की करते हैं, जिसकी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में डरावनी लैंडिंग हुई है। सोनमर्ग में बीती रात अचानक बर्फीला तूफान आया। इस एवलांच ने पल भर में ही पूरे इलाकों को कब्जे में ले लिया। वीडियो में एवलांच होटल के ऊपर से आता हुआ नजर भी आ रहा है। वीडियो देखकर पता चलता है कुछ ही सेकंड में सब कुछ बर्फ से ढक गया था। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रही है, जिससे जगह जगह रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होने लगे हैं। जिस तरह से मजा अब सजा में बदल गया है, ठीक उसी तरह से लोगों के ख्याल भी बदलते हैं। पहले लोग ये कहते हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है, कुछ दिन पहाड़ों पर गुजारेंगे। अब बर्फ में फंसे लोग कह रहे हैं कि बर्फ वाली इस मुसीबत से वो कब निकलेंगे। पहले लोग ये कहते हैं कि प्लान बनाओ, बर्फ देखने चलेंगे। अब बर्फबारी में फंसे टूरिस्ट कह रहे हैं कि लगता है पहाड़ों पर आकर गलती कर दी। पहले लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच खूब मस्ती करेंगे। बर्फबारी में फंसने के बाद लोग कह रहे हैं कि रास्ते जल्दी खुले और हम अपने अपने घरों को जाएं। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी का दौर अभी जारी रहेगा। बर्फ के बीच फंसकर लोग कैसे परेशान हो गए हैं ये आगे दिखाएंगे। पहले उस एवलांच पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने सोनमर्ग के लोगों की नींद उड़ा दी थी।
सोनमर्ग के सरबल इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन तभी अचानक से सफेद हलचल होती है। हलचल एवलांच की। एवलांच की एक तस्वीर देखने से पहले आप सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे समय पर गौर कीजिए। तारीख 27 जनवरी 2026 और समय रात के 10:13। ठीक उसी वक्त होटल के पीछे से आता हुआ एक सफेद बादल दिखता है। एवलांच पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा हो और उसके कुछ ही सेकंड बाद बर्फीला तूफान वहां बने होटल और घरों पर कब्जा कर लेता है। जिस वक्त एवलांच ने सोनमर्ग में कहर बरपाया, उस वक्त पहले से भीषण बर्फबारी ने सब कुछ जमा रखा था। चारों तरफ कई फीट बर्फ थी। लोग खून जमा लेने वाली ठंड में घरों और होटल में थे। बर्फीले दानव के प्रहार की अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी एवलांच बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है और कुछ ही सेकंड में ये होटल, घरों और इस घटना को कैद कर रहे सीसीटीवी को हिला डालता है। एवलांच ने पल भर में ही पूरी तस्वीर बदल दी। अब एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें समय 10:14 नजर आ रहा है। पहले सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखती है, उसके बाद पर्दे हिलने लगते हैं और 2 सेकंड बाद ही एवलांच अटैक कर देता है, जिसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। एवलांच में किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर जरूर है। रात के अंधेरे के बाद दिन निकला तो सरबल इलाके में बर्फ ही बर्फ नजर आई। यहाँ अब भी इतनी बर्फ है कि घरों के दरवाजे तक खुलने मुश्किल है। सोनमर्ग के लिए एवलांच कोई नई बात नहीं है। एवलांच पहले भी यहाँ आते रहे हैं। इससे पहले साल 2024 में भी शक्तिशाली एवलांच आया था। साल 2025 में भी इसी तरह की एवलांच ने यहाँ लोगों की सांसों को रोक दिया था। लेकिन बीती रात जो एवलांच आया था वो पिछले 2 एवलांच से ज्यादा शक्तिशाली था। एवलांच की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कुदरत से टकराना इंसान के लिए नामुमकिन है। वो तो गनीमत रही कि एवलांच रात के समय आया। अगर दिन के समय आता तो नुकसान की आशंका और भी ज्यादा होती। सोनमर्ग की तरह आज किश्तवाड़ में भी एवलांच आया। इस वीडियो को किसी स्थानीय युवक ने अपने कैमरे में कैद किया है। बताया जा रहा है जिस वक्त ये एवलांच आया उस वक्त किश्तवाड़ में तापमान -19 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। इस एवलांच में भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी इस बार देरी से हुई है। इसलिए जैसे ही लोगों को बर्फबारी की खबर लगी, बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों पर पहुंच गए, जिसकी वजह से कहीं जाम लग गया तो कहीं बर्फ में गाड़ियां फिसलने लगी। बहुत से पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो सजा भुगत रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। चांदी की तरह चमकती है बर्फ देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे परेशानी है, मुसीबत है, दिक्कतों का अंबार है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सब कुछ सफेद हो गया है। टेम्परेचर इतना कम है कि सांस भी जम जाए। जिस बर्फ के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, वही बर्फ अब मुसीबत ले आई। बर्फबारी तो अभी बहुत ज्यादा हुई है। हम अब अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि इससे ज्यादा बर्फबारी ना हो। बिजली को लेकर जो है काफी ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी को लेकर काफी ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। एक तरफ से जहां खुशी है, मगर दूसरी तरफ से काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। घाटी में पर्यटकों की अपार संख्या है, उतनी ही संख्या में सड़कों पर गाड़ियां भी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पर्यटकों को समझा रही है कि बर्फबारी बहुत ज्यादा है, रिस्क हो सकता है। इसके बावजूद पर्यटकों के दिमाग पर बर्फबारी की खुमारी चढ़ी हुई है। जाना है और वापस आना है। मौसम खराब हो गया, नहीं जा सकते आप, ठीक है, क्योंकि आज अचानक से मौसम खराब हो गया तो आपकी गाड़ी में एंटी के चेन्स भी नहीं है, तो इस गाड़ी में आप वहाँ जाना रिस्क है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप स्नो का जो आनंद है, मजा है, वो यहाँ इसी अराउंड लीजिए। धरती की जन्नत में सिर्फ जगह का नाम बदलेगा, मुसीबत हर जगह एक जैसी है। पर्यटक जाम में फंसे हैं।
स्थानीय लोग घरों में फंसे हैं और ट्रक ड्राइवर रोड पर फंसे हैं। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद पड़ा है। मुगल रोड और सिंथन किश्तवाड़ राजमार्ग पर भी पहिए जमे हुए हैं। मैं सर सुबह से आया हूँ, यहाँ 2 दिन से ही खड़ा हूँ जी। तो सुबह से ये रोड बंद है, खुला नहीं है आज। तो कह रहे हैं कि भाई आज शाम तक खुलेगा, तो क्या पता खुलेगा नहीं खुलेगा, कोई पता नहीं। बहुत ज्यादा सर्दी है, सुबह से इधर ना कोई गाड़ी लगाने की जगह है ना कुछ है, और ऐसे रोड पे लगा के हमने ना कोई खाने के लिए ना कुछ है, इधर ऐसे पंप पे खड़े हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, ये बर्फ की वजह से ना तो हम चल सकते हैं ना गाड़ी लोड कर सकते हैं, रास्ते सब बंद पड़े हुए हैं। ये बारामूला की तस्वीर है, जहां चारों तरफ बर्फ का कब्जा है, यातायात ठप है। जितनी बर्फ सड़कों पर है उतनी ही बर्फ गाड़ियों को ढक चुकी है। ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो अभी ये 3 दिन से जो है ये कंप्लीट डार्कनेस में है एरिया। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई है। यही अपील करते हैं जो फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट से, उनको चाहिए कि स्नो क्लियरेंस जल्द से जल्द हो, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो, जिससे कि लोगों को राहत मिले। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल चलिए, यहाँ भी पहाड़ों पर सफेदी छाई हुई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की है। यहाँ ट्रैफिक ने सबका सुकून छीन रखा है। पर्यटकों को कई समस्याओं ने घेर लिया है। कहीं जाम लगा है तो कहीं टैक्सी ड्राइवरों ने लूट मचा रखी है। टैक्सी ड्राइवर मनाली से सोलांग वैली तक ले जाने के लिए डबल पैसा ले रहे हैं। मनाली से सोलंग वैली जाने का आपसे 10 से 15 हज़ार मांग रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। नॉर्मल प्राइस है, वो लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। हम ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद ऊपर जाने के लिए भी हमें वॉक इन जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं थी। हमने बाद में 4x4 ली 2000 रुपीज़ एडिशनल पे करके, और वापस हम जब रिटर्न आ रहे हैं, हमें अभी भी रिटर्न आने के उन्होंने 3000 प्लस बोले। डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में। तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। अजीत पवार का विमान जहां पर अपघातग्रस्त हुआ है, वहां पर ये हालात हम देख सकते हैं। ये विमान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। यहाँ से बारामती एयरपोर्ट कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। अगर मैं आप सबसे ये कहूं कि आज बड़ी मनहूस सुबह थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश को सन्न करने वाली खबर आज सामने आई। सुबह करीब 8:10 पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती के लिए अपने चार्टर प्लेन से उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 36 मिनट बाद लैंडिंग से ठीक पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश कर गया और डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 66 साल के अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखाई दिया तो दोबारा विमान को ऊंचाई पर ले जाया गया। एक बार फिर से लैंड करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। पूरा विमान जलकर खाक हो गया। शवों की पहचान कर पाना मुश्किल था। डिप्टी सीएम अजीत पवार के शव की पहचान उनके हाथ में मौजूद घड़ी से की गई। इस खबर से पूरा देश सदमे में है और अजीत पवार के निधन से उनका एक सपना अधूरा रह गया, जिसे पूरा करने की हसरत वो लंबे वक्त से अपने मन में रखे हुए थे। हर एक को पॉलिटिक्स में जब वो आते हैं तो हर एक का एक रहता है कि अपने को ये मिनिस्टरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप हासिल होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का ये बयान करीब 14 साल पुराना है। हर एक को पॉलिटिक्स में जब वो आते हैं तो हर एक का एक रहता है कि अपने को ये मिनिस्टरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप हासिल होनी चाहिए।
साल 2012 में यानी 14 साल पहले उन्होंने अपने सीएम वाली हसरत को बयान किया था, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून राजनीतिक दांवपेच, चाचा की विरासत को संभालने की महत्वाकांक्षा और फिर बगावत। अजीत पवार ने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर ही शपथ ली। वो कभी भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2004 में भी हमारे सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए थे 71 और कांग्रेस के 69। तब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थी, तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बताया था कि जिसके ज्यादा विधायक उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। हमारे प्रमुख जी, ये जो हमारे हाईकमांड है, उन्होंने 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री ज्यादा ली, 4 डिपार्टमेंट ज्यादा ली और चीफ मिनिस्टर छोड़ दिया। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा थे जिनके भीतर असीम संभावनाएं देखी जा रही थी। महाराष्ट्र के सिंहासन पर सत्ता बीजेपी से लेकर उद्धव ठाकरे तक किसी की भी रही हो, लेकिन अजीत पवार हर किसी के लिए जरूरी या फिर कह लीजिए कि मजबूरी बने रहे। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 66 साल के अजीत पवार का कद क्या था, उसे इस बात से समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद कम ऐसे नेता हुए हैं जिनका असर सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक महसूस किया जाता हो। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे नेता थे जो स्पष्ट बात करने में यकीन करते थे, गोलमोल जवाब देने से वो परहेज करते थे। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से ठीक पहले इसी महीने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अजीत पवार ने कहा था कि वो बहुत अलग तरह की राजनीति करते हैं। एक स्टेटमेंट करनी चाहिए, एक स्टेटमेंट। मैंने कोई कास्ट के ऊपर किया होगा तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं बहुत अलग आदमी हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कल भी सेक्युलर था, आज भी सेक्युलर हूं, आगे भी सेक्युलर रहेगा। अजीत अनंतराव पवार, जिन्हें हर कोई सम्मान में दादा कहकर बुलाता था। मेरा मुलगा आता नासाला प्राथमिक शाळेतून त्याला नासाला सिलेक्शन झालं। दादांनी जेडपीच्या माध्यमातून 14 लाख रुपये खर्च होता। माझी मीडियम परिस्थिती, पण मला 17,000 विद्यार्थ्यातून ये कह रहे कि इनका लड़के का सिलेक्शन नासा के लिए हुआ था और उनको 14 लाख की मदद की थी, तो ये आपके ऋण है। तो मैं डॉक्टर संचेती हूँ और मेरा एडमिशन और मेरा सब कुछ उन्होंने ही किया है। आज वो है तो सब कुछ है, यानी आपका कॉलेज का एडमिशन उन्होंने ही किया है। और अभी आप डॉक्टर है। मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और वो उन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है बारामती के लिए। यही वजह है कि विमान हादसे में अजीत पवार के निधन की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सर
आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें अजीत पवार के उसी विमान की हैं जो हादसे का शिकार हुआ। पूरा विमान जलकर खाक हो चुका था। अब ये मलबा आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। थोड़े से हमको एयरक्राफ्ट के टुकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। ब्लैक बॉक्स शायद किया गया ऐसी जानकारी मिल रही है और कोशिश यही है कि इस हादसे की सही वजह तक पहुंचा जाए। हादसे के वक्त की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें देखिए। वक्त 8:46 हो रहा था जब विमान लैंडिंग की कोशिश करते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया था। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में रनवे दिख गया था और लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि विमान क्रैश कर गया? चश्मदीदों ने मलबे से लाशों को बाहर निकाला। कुछ इस तरह से कंबल में लपेटकर अजीत पवार और बाकी लोगों के शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। बारामती के अस्पताल में अजीत पवार का शव पहुंचा तो रोते बिलखते सैकड़ों की भीड़ अस्पताल के गेट पर मौजूद थी, जो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनके नेता के साथ ये क्या हो गया। अजीत पवार के निधन की खबर से महाराष्ट्र में तो हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम कुछ घंटों के भीतर बारामती पहुंचे। सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये अजीत पवार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर है जो मंगलवार को हुई थी। कौन जानता था कि महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर वो आखिरी बार फैसला ले रहे हैं। हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। हर किसी को लगता था कि अजीत पवार अभी बहुत लंबी पारी खेलेंगे। अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, लेकिन वो इस एक हाथ के फासले को कम करना चाहते थे। अजीत दादा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी था। अजीत पवार वो नेता थे जो वक्त के पाबंद माने जाते थे, अनुशासन के लिए वो जाने जाते थे। ये बात बताते हुए भी तकलीफ हो रही है कि विमान जलने के बाद शवों की पहचान इतनी मुश्किल हो गई थी कि अजीत पवार को उनके हाथ में बंधी हुई घड़ी से पहचाना गया था। अगर ये घड़ी न होती तो फिर पहचान के लिए डॉक्टरों को डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ सकता था। और देखिए, वो घड़ी ही चुनाव चिन्ह था जिसकी विरासत को हासिल करने के लिए अजीत पवार ने अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार से बगावत की थी। अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने वाले नेता के तौर पर की जाती है। अलग अलग सरकारों में अजीत पवार ने कई बार ये पद संभाला और मौजूदा वक्त में चाचा से बगावत के बाद पार्टी पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था। लेकिन ये चर्चा भी तेज थी कि चाचा भतीजा फिर से साथ आ सकते हैं। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये
आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं. बापाचा नाद नाही करायचा. बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ. एक सांगते, महिला आहे मी. छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं. साल 2024 में भाई और बहन के बीच शरद पवार के नाम पर तकरार हो रही थी. अजीत पवार खुलकर हमले कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं था. शरद पवार के खिलाफ अजीत की बगावत के बीच तो पहले ही पड़ गए थे. अजीत पवार का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई बारामती में हुई. अजीत शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे. अजीत पवार ने बारामती में अपनी शुरुआती पढ़ाई की. कॉलेज के दिनों में ही अजीत पवार के पिता का निधन हो गया था. अजीत पवार ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. अपने शुरुआती दिनों में अजीत पवार ने शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम शुरू किया. अजीत पवार ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हमेशा अपने चाचा शरद पवार से डरता था. दरअसल शरद पवार से ही अजीत पवार ने राजनीति के दांव पेच सीखे थे. दादा, पर आपका एक बयान था कि अब पवार साहब ने रुकना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए. आज भी अजीत दादा उसी बयान पर कायम है? क्योंकि चर्चा ऐसी है कि बिल्कुल नहीं. उनका जो भी वो उनका अधिकार है. लेकिन जो सीखा वही अजीत पवार ने अपनी पार्टी में आजमाया, जब महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अपने चाचा के खिलाफ भतीजे ने बगावत करके पार्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था. तब चाचा ने कहा था कि अजीत पवार की कोई राजनीतिक गुगली नहीं, बल्कि एक तरह की लूट है. ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है. तभी से चाचा और भतीजे की राह अलग चल रही थी. लेकिन 90 के दशक का एक दौर वो था जब शरद पवार और अजीत पवार का सिक्का महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित हो चुका था. ये वो वक्त था जब चाचा शरद पवार केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे और भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र का किला संभाल रहे थे. मराठवाड़ा में पवार परिवार ही महाराष्ट्र की राजनीति का सब कुछ था. छोटे और बड़े पवार की ही तूती बोलती थी. लेकिन एक कसक के साथ अजीत पवार इस दुनिया से चले गए. कसक सीएम बनने की. अजीत दादा पवार मंत्री कई बार रहे. यहां तक कि डिप्टी सीएम भी 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार बने. 2010 में जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के सीएम बने तो एनसीपी कोटे से अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया. लेकिन साल 2012 में जब सिंचाई घोटाले के आरोप लगे तो अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा. लेकिन 2 महीने बाद ही दोबारा वो चौहान की सरकार में ही डिप्टी सीएम बन गए थे. साल 2012 जब अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ा भी था और फिर उसी साल डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली थी. साल 2014 में महाराष्ट्र से यूपीए की विदाई हुई और एनडीए की सरकार बनी. 5 साल तक सियासी नेपथ्य में रहने के बाद जब साल 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजे आए, जिसके बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे में तनातनी शुरू हो गई, तो अजीत दादा राजनीति के केंद्र में आ गए थे. 22 नवंबर 2019 की रात तक अजीत पवार और शरद पवार मिलकर शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बना रहे थे. लेकिन 23 नवंबर की रात को जब पूरा देश नींद में था, तब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के राज्य भवन जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में बतौर डेप्यूटी सीएम काम करने के लिए तैयार हो गए. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था. शरद पवार का समीकरण रात के अंधेरे में अजीत पवार ध्वस्त कर चुके थे, लेकिन चाचा अड़ गए और भतीजे को पलटना पड़ा. सुप्रिया सुले को भाई अजीत पवार को मनाने के लिए भेजा गया और फिर 28 नवंबर 2019 को महज 5 दिन में फडणवीस और अजीत पवार की सरकार गिर गई थी. अजीत पवार वापस चाचा गुट में आ गए थे.
इसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बने तो अजीत पवार को वहां भी डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई। ये चौथी बार था जब वो सीएम पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन अभी और भी एक्शन होना बाकी था। साल 2022 में शिवसेना टूटी तो बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे सीएम बने। महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता से अजीत पवार को दूर होना पड़ा, लेकिन कुर्सी की ताकत को करीब से समझने वाले अजीत पवार बहुत दिन तक सत्ता का मुंह त्याग नहीं पाए। फिर हुआ ये कि अजीत पवार चाचा शरद पवार से बगावत करके अलग हो गए थे और जुलाई 2023 में एकनाथ शिंदे की सरकार में फिर से यानी 5वीं बार डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। ये वो वक्त था जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जबकि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे। मन में उनके ये उम्मीद भी रही होगी कि शायद अगली बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। फिर साल 2024 आया जब महायुति को महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर बहुमत मिला और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की सीएम के तौर पर ताजपोशी की। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की लेकिन इस बार यानी छठी बार भी अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा था। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की अजीत पवार कुल मिलाकर 3201 दिनों तक महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन मन में मलाल रह गया कि सीएम की कुर्सी नहीं मिली। महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है और कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे भारत की बात पे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।